और आपको पता है कि सुबह से हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले हर बूथ से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और यहां पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। साक्षी महाराज पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो तमाम तस्वीरें, तमाम दिग्गज, कौन कहां वोट डाल रहा है, उसके बाद आकर उन्होंने क्या कहा, ये तमाम चीजें सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस चुनाव का राजनीतिक विश्लेषण भी हम लोग लगातार करते रहेंगे। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव की, इस चौथे चरण के चुनाव की आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें साक्षी महाराज की हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। बिल्कुल, तो नाम से सांसद हैं साक्षी महाराज, यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए साक्षी महाराज पहुंचे हैं। सबसे अहम चीज है कि आज 9 जिलों की 59 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है, जिनमें 4 जिलों में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, हालात बदले हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उस जीत को उसी तरह से बरकरार रखना। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से यहाँ दावा कर रहा है इस जीत में सेंधमारी की, और विपक्ष यहाँ पर यह भी दावा कर रहा है कि इस बार सरकार वो बनाने वाले हैं। और विपक्ष में आप देखिए कि बीएसपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा, जो कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रही है, हर कोई यहाँ पर ये दावा करता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 2017 का इतिहास एक बार फिर से 2022 में उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो यूपी में चौथे चरण के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। सुबह से ही आप देख रहे हैं 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बूथ पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो चौथे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी और संजय राणा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। संजीव कौशिक जी, चौथे चरण का चुनाव, और अब गंगा जमुना के जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वहां से निकलकर चुनाव गोमती के तट पर पहुंच चुका है। इसके बाद पूर्वांचल के लिए ये काफिला आगे बढ़ जाएगा, वहां के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभी के गुणा भाग में अभी भले, हालांकि ये सारे हम कागजों पर ही करते हैं और 10 मार्च को हो सकता है चीजें कुछ चौंकाने वाली आ जाएं, लेकिन अगर कागजों पे ही आंकड़ों की बात करें तो क्या लग रहा है? देखिए रमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 403 विधानसभा सीटों में से तकरीबन आज की सीटें यदि मिला दी जाए तो 231 सीटों पे आज फैसला हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज की ये जो पोलिंग चुनाव है, ये मतदान है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि तमाम चुनौतियाँ आज के वक्त में खड़ी हैं। चाहे वो ब्राह्मणों की नाराज़गी को देखने का जो मौका मिला है, वो क्या वाकई नाराज़ हैं, या अजय मिश्रा ट्रेनिंग के बेटे के वापस आने के बाद में उनकी नाराज़गी ख़त्म हुई है। हम लखनऊ की बात अभी चर्चा कर रहे थे। लखनऊ वो क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिली थी, लेकिन यह भी मत भूलिए कि यहीं पे मोहनलालगंज से वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री ने योगी जी के अव्यवस्थाओं और कुव्यवस्थाओं की वजह से उनको चिट्ठी तक लिखा था। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। हमने देखा ऑक्सीजन में किस तरह से बिलबिलाते हुए लोग वहाँ पे घूम रहे थे। या हाल फिलहाल में यदि कह लें तो युवाओं ने एक बड़ा सा आंदोलन के तौर पे वहाँ पे मोर्चा खोला था, लाठियाँ चली उसके ऊपर बेरोजगारी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आज देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलित वर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यह भी देखने को मिलेगा कि क्या। और एक बार अपने विश्लेषक के पास चलते हैं, संजय जी के पास, उसके बाद फिर से ग्राउंड का रुख करते हैं। संजय जी, 350 से ज़्यादा का दावा कर रहे हैं साक्षी महाराज यहाँ पर। देखिए, चुनाव का माहौल है, हर पार्टी को हक बनता है कि अपने दावा करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 350 पार कर पाएगी। अभी हम चर्चा कर रहे थे पीलीभीत और खीरी का, जिसमें आपने देखा होगा 12 की 12 सीटों में इन्होंने जो मार्जिन था तकरीबन 40 से 45 हज़ार वोट का था, और ये इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है टेनी की वजह से। अगर इसको ये समहाउ मैनेज कर लेते हैं तो हो सकता है इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज अगर आप दूसरे खंड को देखते हैं, चाहे अवध हो या चाहे रायबरेली हो चाहे लखनऊ हो, इसमें जो वोट का मार्जिन था बहुत कम था। अभी मोहनलालगंज की बात करें तो उसमें वोट का मार्जिन 500-600 वोटों का था, और एक और लखनऊ की कैंट थी जिसमें कुछ 5,000 का अंतर था। तो ये भाजपा के लिए बहुत ही बड़ा कार्य होगा कि अपना जो खीरी और पीलीभीत का 12 के 12 जो सीट है उनको रिटेन कर पाए, क्योंकि वोट का परसेंटेज अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा था, वोट का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत ही
कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी है, इसको मेंटेन करना इस पर्टिकुलर 59 सीट्स को। पहले ये 51 पा गए थे, लेकिन इस समय 51 पाना और रिटेन करना बहुत ही मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल संजय जी, और सीधा लखीमपुर खीरी का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी नीरज वहां मौजूद हैं। तो नीरज, पहले तो तस्वीरों के साथ अपनी बात शुरू कीजिए, और दरअसल ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पिछली बार का परफॉर्मेंस थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या जो किसान आंदोलन है वो एक मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बन गया था लखीमपुर खीरी वाला, क्या उसका कोई असर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से अपने जो व्यूवर्स हैं, न्यूज़ इंडिया के सभी व्यूवर्स को दिखाना चाहेंगे कि ये लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर खीरी का जो चुनाव इस समय कवर किया जा रहा है वो इस वजह से नहीं कि यहाँ कोई बहुत बड़ा प्रत्याशी यहाँ पे खड़ा हुआ, बल्कि इस वजह से क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का ये गृह जनपद है और ये निघासन क्षेत्र है जो उनका खुद का क्षेत्र है। और यहाँ पर आप देखिए मतदाताओं में जो उत्साह है, देखिए लाइन लगाकर, ये लंबी लाइनें लगाकर ये सभी जो वोटर्स हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो तमाम मुद्दे हैं, अगर कहा जाए, हम लोग सुबह से यहाँ पर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं, तो लोगों का यही कहना है कि जो घटना घटी थी 3 अक्टूबर की, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, उसका कोई खास फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जो काफी ताज्जुब की दावा जीत का ही किया जा रहा है। रागिनी हमारे साथ बनी हुई है लखनऊ से। रागिनी, कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह आप देख पा रही हैं, और जमीनी हकीकत क्या कहती है? इस बार क्या बीजेपी की राह आसान है? चलिए सीधा सीतापुर का रुख करते हैं। वहां धर्मराज त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धर्मराज, सीतापुर बेहद दिलचस्प ये विधानसभा क्षेत्र है और पूरी ताकत तमाम पार्टी के जो नेता थे उन्होंने यहाँ लगाई। बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं हुई, जनसभाएं हुई। क्या तस्वीरें हैं? कौन से बूथ पर आप खड़े हैं इस वक्त? जी, मैं आपको बता दूं, सीतापुर विधानसभा में जो आरकन्या बूथ के समय खड़े हुए, सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं और यहाँ पर जो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, बीएसएफ के जवान भी लगाए गए हुए हैं। आपको ये भी मतलब कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए यहाँ पर जो मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जी, क्या बात कर सकते हैं आप मतदान केंद्रों में कुछ मतदाताओं से? हाँ, मतदाताओं से बिल्कुल बात कर सकते हैं। जी जी, आज आप मतदान यहाँ पर करने के लिए आए, क्या सोच के वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे यही है कि गुंडागर्दी बंद हो। बिल्कुल, आपके पास आएंगे धर्मराज। रागिनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रागिनी, राजधानी लखनऊ में क्या माहौल है? मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है वोटिंग को शुरू हुए। किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? देखिए, विधानसभा क्षेत्र 172 पर मैं मौजूद हूं और आपको आज बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं मैं, और यहां पर 59 सीटों पर चौथे चरण का मतदान होना जा रहा है और तमाम लोग अपने मत का अधिकार लेने के लिए, यहाँ वोट डालने के लिए सुबह से ही लाइन लगा के खड़े हैं और लगातार लोगों की भीड़ आ रही है। और जो युवाओं में है, सबसे ज़्यादा युवाओं में जोश दिख रहा है क्योंकि युवा जो है अपने रोजगार, अपने शिक्षा को ध्यान में रखकर मत देने के लिए आ रहे हैं, अपना वोट देने के लिए आ रहे हैं चारों। चलिए रागिनी, वापस आएंगे आपके पास। विवेक तिवारी के पास चलते हैं, वो भी लखनऊ में मौजूद हैं। विवेक जी, दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए थोड़ा राजनीतिक चर्चा भी कर लिया जाए इस चौथे चरण के चुनाव में। अभी तमाम जो बाइट सामने आई, तमाम जो नेताओं के वर्जन सामने आए, ब्राह्मणों की बात सब कोई करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो बसपा है उसने कहा ब्राह्मण हमारे साथ हैं। साथ ही साथ कुछ ही वक्त पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही, उन्होंने मायावती जी को कहा कि उनके वोटर उनके साथ हैं। तो ये कुछ अलग कहानी कर रहे हैं तीसरे चरण के बाद जो इस तरह के बयान है। देखिए, जहां तक ब्राह्मण मतदाताओं का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में लगभग 14% है, एक बड़ी आबादी है और ये माना जाता है कि वो एक तरफ एकमुश्त होकर के जिसको वोट देते हैं वो पार्टी सत्ता में आती है। 2007 में मायावती की सरकार बनी और 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। लिहाजा ब्राह्मणों को लेकर के सभी दल पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीते 5 सालों में एक परसेप्शन ये बनाया गया बीजेपी के खिलाफ
कि ब्राह्मण बीजेपी से की कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से नाराज है। जो विपक्ष हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, इस बात की वकालत दलील देते रहे कि ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनके एनकाउंटर्स हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है। योगी आदित्यनाथ की खास तरह की छवि बनाने की भी कोशिश की गई ब्राह्मणों को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के स्थितियाँ इस बार उतनी अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है जितनी 2017 में थी। 51 सीटें इस फेज में भारतीय जनता पार्टी को 59 में से 2017 में मिली थी, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगी, थोड़ा कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, क्योंकि एक खास तरह के एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है 5 साल की सरकार में। और दूसरी बात, बहुत सारे इश्यूज भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट की भी बात कर लें। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपना कैंपेन लॉन्च किया और जिसको आगे अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस बार मुश्किलें तो वही हैं, चुनौतियां हैं। इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं नीरज होगा कि मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं लखीमपुर से। नीरज, आपके पास अगर आना चाहे तो इस बार लखीमपुर में बीजेपी की राह जो है वो आसान नहीं नजर आ रही है। आपको याद होगा 20 फरवरी को प्रधानमंत्री की एक सभा होनी थी, वो अचानक कैंसिल हो गई। अजय मिश्रा टेनी पूरी तरह से प्रचार से दूर रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी ये नहीं चाह रहा था इस बार कि अजय मिश्रा टेनी का सहयोग उन्हें मिले या उनका नाम उनके साथ जुड़े। यानी बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, और इन चुनौतियों को कैसे पार करेगी भारतीय जनता पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 8 की 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, बल्कि यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके लिए भी ये एक बड़ी साख बचाने की चुनौती है कि 8 में से कितनी सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डलवा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ के जागरूक लोग हैं। यहाँ पर इस बार मुद्दे क्या है? मुद्दा यहाँ पे मेन विकास का मुद्दा है, और विकास और रोजगार, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक घटना भी घटी थी, उसको लेके कितना फर्क है? उस घटना का हमारे यहाँ से कोई विशेष संबंध नहीं है। वो घटना तिकोनिया में घटी थी, वो किसान आंदोलन से संबंधित जो भी घटना थी उसका हमारे ग्रामवासियों से कोई लखीमपुर खीरी में या प्रदेश में इस घटना में काफी वो रहा, तो इस बार असर तो रहेगा, लेकिन उसका इतना हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में उसका असर उतना नहीं है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल भाजपा के पक्ष में ही लग रहा है। इस बार भी लोग बढ़ चढ़ करके जो अनाज वितरित हुआ है उसके एवज में गरीब वर्ग जो है भाजपा को वोट कर। योजनाएं थी केंद्र की, वो पहुंची यहाँ पर सभी लोगों तक? जी जी, यहाँ पे केंद्र की काफ़ी योजनाएं पहुंची हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला योजना, किसान सम्मान निधि, और आपका उसके साथ ये हर जल नल की योजना से आया है। तो इस योजनाओं का असर तो रहेगा कि उसका भाजपा को लाभ। तो ये देखिए, ये ग्रामीण है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो जो केंद्र की योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे जो गरीब किसान हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनको मिला है। और लिहाजा आप देखिए वोटिंग की जो तस्वीर है, देखिए लोग आधे आधे घंटे से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और बेहद जागरूक मतदाता है। अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम लोग हैं, जो शहरी इलाके हैं, जो वो आराम से वोट डालते हैं, वो इस तस्वीर को अगर देखें तो वो मत देने जरूर निकले, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर खीरी इस समय कहा जाए उत्तर प्रदेश के लिए बेहद हॉट सीट कही जा रही है। हालांकि यहाँ से कोई बड़ा प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, लेकिन सभी की नजर, पूरे उत्तर प्रदेश की नजर इस चौथे चरण में लखीमपुर खीरी पे टिकी हुई है। एक बार फिर से हम ये दृश्य न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, और जो मतदाता है पूरे प्रदेश के, वो भी इस तस्वीर से सीख ले कि देखिए किस तरह ग्रामीण इलाकों में वोटिंग को लेकर रुझान है, और जो शहरी मतदाता है वहां पे वोटिंग की जरूर कमी देखने को मिल रही, लेकिन इस इलाके में जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर मतदाताओं का उत्साह आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी ये लाइनों में खड़े होकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, और लोकतंत्र की यही तस्वीर है जो कि आने वाला भविष्य तय करती हैं। और हमने देखा था कि पिछले चरण में कुछ शहर ऐसे थे जहां मतदान बहुत कम हुआ था, कानपुर उनमें से एक है। तो उम्मीद है विवेक जी, लखनऊ के लोग उठ के आ रहे होंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कानपुर की कहानी लखनऊ नहीं दोहराएगा। देखिए, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पर अभी भी उस मिजाज के लोग हैं जो आराम से उठते हैं और दिल करा तो वोट देने के। देखिए, लखनऊ शहर के रमन 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो जिसको हम पुराना लखनऊ कहते हैं, जिसको जो नवाबों के द्वारा बसाया गया था, जो जिसके बारे में हम कहते हैं जो तहजीब, नफासत
तमद्दुन का शहर है, और दूसरा एक शहर है जो गोमती के दूसरी तरफ यानी कि ट्रांस गोमती एरिया में 90s के दशक में बसाया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा। एक ऑर्गेनाइज तरीके से अर्बन डेवलपमेंट प्लान के तहत इस शहर को बसाया गया, जहां बाहर से आए हुए लोगों ने लखनऊ को अपना ठिकाना बनाया, बड़े बड़े बंगले लिए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन यहाँ पर रहते हैं, बड़े व्यापारी रहते हैं। तो दो हिस्से हैं, इसलिए दोनों हिस्सों का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग जबान है, अलग अलग सोचने समझने का तरीका है और ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। एक वो पुराना शहर है जहाँ पतली सकरी गलियाँ हैं, जहाँ टुंडे के कबाब हैं, जहाँ गयादीन की रबड़ी है, और दूसरा एक वेल मॉडर्न शहर जिसको हम कह सकते हैं। तो अगर हम पुराने लखनऊ मध्य जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये मिक्स कल्चर का और मिक्स्ड एरिया है। यहाँ पर पुराना लखनऊ का भी एरिया आता है और जो नया शहर बसाया गया 90s में वो भी आता है। तो एक हिस्से की ज़रूरतें दूसरी हैं, दूसरे हिस्से की ज़रूरतें दूसरी हैं। वहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर रिक्शे अभी भी चलते हैं, यक्के चलते हैं। यहाँ इस इलाके में थोड़ा सा मॉडर्न है, लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, तो यहाँ की ज़रूरतें दूसरी हैं। बहरहाल अभी तक हमने जो देखा है, पिछले जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, लखनऊ के लोग और जगहों की तुलना में थोड़ा वोट देने कम निकलते हैं। कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, आयोग के द्वारा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, लेकिन लखनऊ का जो औसत रहा है वो 56-57% से आगे बढ़ा नहीं है। अब देखते हैं शाम 5 बजे तक 6 बजे तक क्या होता है यहाँ पर। बिल्कुल फिलहाल अभी हम बने रहिए, नीरज भी हमारे साथ है लखीमपुर खीरी से, ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं। नीरज, आपके पास अगर हम आए और देखिए ब्राह्मण वोट बैंक की हम सभी बात कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि 2017 में जय श्री राम से शुरू हुआ था बीजेपी का जो नारा था, जो इस बार जय परशुराम तक पहुंच चुका है। ब्राह्मणों की नाराजगी को विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया है, ब्राह्मण एनकाउंटर को एक मुद्दा बनाया गया। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष लेकर चल रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के साथ है। और लखीमपुर में भी अजय मिश्रा को लेकर बहुत सारी बातें विपक्ष ने भी कही और मुद्दा भी बनाया। जमीन पर आप क्या देख पा रहे हैं? अगर मतदाताओं से आपकी बात हो तो उन्हें क्या लगता है, ये मुद्दे जो विपक्ष बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिसको कह रही है, क्या वो जमीन पर भी नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के परिदृश्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 14% जो मतदाता हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ब्राह्मण जिसको वोट देता है, ये कहावत भी है और कहा भी जाता है। 2007 की अगर हम बात करें तो जब मायावती की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, तो उस समय सतीश मिश्रा उनकी कैंपेनिंग संभाल रहे थे, और सतीश मिश्रा के नेतृत्व में तमाम ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर उन्होंने मायावती की सरकार बनाई थी। और यही कहा जाता है 2012 में जब अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आए तो वहां पर जो उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक था उसमें सेंध लगाई थी और अपनी तरफ अपने पाले में किया था, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को अपने पाले में किया। तो लेकिन 2017 से 22 के बीच जो तमाम घटनाएं हुई, जिसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया ब्राह्मणों को लेकर, और उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन भी शुरू हुआ। तमाम जो राजनेता हैं, जो तमाम पार्टियां, उन्होंने तमाम तरह के ब्राह्मण सम्मेलन किए, और ब्राह्मण सम्मेलन होते होते वो परशुराम की मूर्ति तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी ने भी मूर्ति लगाई, समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में मूर्ति लगाई, और बाद में यह भी हो गया किसकी मूर्ति बड़ी है और किसकी मजबूत है, यानी तमाम तरह से चीजें सामने आने लगी। लेकिन अगर कहा जाए इस बार का जो चुनाव है, अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो वो लगभग बटा हुआ नजर आ रहा है। जो पार्टी कैडर के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो सिर्फ अपना जो चुनाव चिन्ह है उसे देखते हैं। और जो बिल्कुल नीरज, जो कैडर वोट है वो तो कैडर वोट है ही, वो तो किसी पार्टी का कोई हटा नहीं सकता, चाहे वो बहन जी का जाटव वोट हो या फिर तमाम जो अदर पार्टीज का जो कैडर वोट है। समाजवादी पार्टी अगर एमआई समीकरण पर टिकी हुई है उसकी बात कर रही है तो कैडर वोट तो साथ रहेगा ही। लेकिन बात यही है कि बाकी जो लोग हैं जो कि कैडर में नहीं आते, जिन पर तमाम चीजें असर करती हैं, जिन पर सरकार की नीतियां असर करती हैं, वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं। तो तमाम जो अपडेट हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम चीजें आपको दिखा रहे हैं, और बेहद दिलचस्प भी ये आंकड़े हैं जो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किसका मुकाबला कहां है। बीजेपी के ब्रजेश पाठक, एसपी के राजू गांधी, बीएसपी अनिल पांडे, कांग्रेस के दिलप्रीत सिंह, ये लखनऊ की लड़ाई है। और ये तमाम चेहरे जो आप देख रहे हैं लखनऊ की लड़ाई में आमने सामने खड़े हैं। ब्रजेश पाठक, राजू गांधी, बीएसपी के अनिल पांडे और कांग्रेस के दिलप्रीत सिंह। तो ये जो तमाम चेहरे हैं, तमाम अपडेट जैसा कि हम आपको कह रहे हैं, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। पीलीभीत की अगर बात करें तो बीजेपी से संजय गंगवार, एसपी के शैलेंद्र गंगवार, बसपा से शाने अली और कांग्रेस से शकील नूर सीतापुर। तो ये 4 चेहरे जो कि पीलीभीत की लड़ाई में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। तो देखिए
अब बात करते हैं रायबरेली की। बेहद दिलचस्प ये सीट है। बीजेपी की अदिति सिंह पहले कांग्रेस में, अब बीजेपी में समाजवादी पार्टी के आरपी यादव और बीएसपी के मोहम्मद अशरफ। तो ये रायबरेली की थी। अब हरदोई की अगर बात करें, बीजेपी से नितिन अग्रवाल, समाजवादी पार्टी से अनिल वर्मा, बीएसपी से शोभित पाठक और कांग्रेस से तुषार सिंह ये मैदान पर हैं। तो ये तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई। लगातार हम ये तमाम अपडेट ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे। तो मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण की बात हो रही है और जो ब्राह्मण और दलित का जो इक्वेशन था, समीकरण था, मायावती ने किया और जीत हासिल की। बहन मायावती की मैं जरूर यहां पर बात करना चाहूंगा। पूरे चुनाव के दौरान वो बेहद चुपचाप प्रचार करती रही। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बहन मायावती के जो वोटर हैं वो उनको वोट डालते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो भी उन्हें वोट डालते हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर मायावती को मैदान में मान रही है तो उन्हें क्या लग रहा है कि इससे जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटर है वो कई जगहों पर बहन जी की तरफ खिसकेगा और उन्हें फायदा होगा? देखिए, बहन जी की रणनीति आप 2017 से ही देखेंगे तो ढुलमुल रणनीति रही है। वो ये क्लियर अपने ही मतदाताओं को नहीं समझा पाई है कि आखिर उनकी लड़ाई है किससे। वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती हैं, कांग्रेस से लड़ना चाहती हैं, समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहती हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बात अभी हो रही थी, चर्चा हो रही थी, भले ये फीसदी में बहुत कम हो, लेकिन ब्राह्मणों की सबसे बड़ी खासियत यह है उत्तर प्रदेश में कि वो चाय के चौपाल से लेकर के सदन के गलियारों तक एक हवा बनाने में और फिजा बनाने में बड़े माहिर हैं ये लोग। राजनीति की समझ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वो एक हवा बना देते हैं और उसका लाभ भी मिलता है। आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक जिसके पाले में भी उन्होंने एक मुश्त होकर वोट डाला उसकी सरकारें भी बनी है। इससे पहले कि जितने भी सरकारें बनी है उसको देख लिया जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो खास करके ब्राह्मणों की नाराजगी की बात चल रही है, इस बात को हवा तब मिलती है, बल तब मिलता है जब दिखाई देता है कि आप ब्राह्मणों को एक तरफ कहते हैं कि वो हमसे नाराज नहीं है और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को खुश करने के लिए दूसरे पार्टियों से ऐसे नेताओं को भी आयातित करते हैं जिनका बड़ा चेहरा रहता है। कांग्रेस पार्टी से हम खास करके जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, नाम आप भी जानते हैं। तो ये जो नाराजगी की बात है, क्या वो वाकई नाराज हैं या नहीं नाराज है? यदि नहीं है तो विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से अजय मिश्रा के बेटे को लाया गया, ऐन वक्त चुनाव के वक्त में बाहर निकाला गया, शायद नाराजगी को कम करने का एक ये भी तरीका है। तो कई चीज़ें हैं जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ये समाज थोड़ा सा नाराज दिखाई देता है। अब नाराजगी किस स्तर पे है? क्या वो परिवर्तन के मूड में नाराजगी है या थोड़ी बहुत जो नाराजगी है उसे वो भारतीय जनता पार्टी खाई को पाट लेती है? ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जब दलितों की बात करते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए और यह कहते हुए कि ये दलितों की हितैषी पार्टी नहीं है और ये केवल और केवल ठाकुराना अंदाज में अपने काम करने के लिए जानी जाती है, इस वजह से हम बाहर जा रहे हैं, यह भी देखना। कौशिक साहब, ये तो छोड़ ही दीजिए, चुनाव आते वक्त इन्हें सारी तकलीफें याद आती हैं। चुनाव के जब 4.5 साल होते हैं तब इन्हें बिल्कुल कोई भी परेशानी समझ में नहीं आती है, तब सत्ता की मलाई ये लोग चाटते रहते हैं। तो इनके मान और अपमान तो राजनीतिक होते हैं, तो उसके बारे में तो क्या ही बात करने। संजय जी, अगर यही बात करें तो मायावती को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उनका जो वोट बैंक है वो उन्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर दे यहाँ पर कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी टक्कर में है, तो मुस्लिम मतदाता कई जगह पर बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक सकता है। देखिए, ऐसा है कि पूरे चुनाव का समीकरणों को अगर आप 2007, 12 और 17 से कंपेयर करेंगे तो 2022 और 17 का चुनाव टोटली डिफरेंट है। 2007 में बीजेपी और 2012 में बीजेपी। संजय जी आपके पास आएंगे इस वक्त। वोट डाल दिया अपना? बताओ अपना निशान बताओ। तो देखिए, आप भी मतदान करने के लिए व्हील चेयर पर आए हैं, आपने वोट डाला है। इनके साथ जो इनके अटेंडेंट्स उनसे बात करते हैं। आप वोट डलवाने के लिए लाए हैं? आपकी माँ है? जी हाँ, हमारी माँ है। तो काफ़ी एज हो गई, आपने प्रोत्साहित किया कि इन्होंने कहा कि नहीं हमें वोट डालने जाना? इनफैक्ट इन्होंने ही हमसे कहा था कि सवेरे कितने बजे चलना है वोट करने। तो जो भी अब तक वोटिंग होती है, माताजी वोट देने के लिए आती ही रहती हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, हर बार। आप लोग, अब बाकी परिवार के लोग भी वोट डालने इसी तरह से आते हैं जिस जज्बे से माताजी आती हैं? जी जी। तो ये देखिए, एक परिवार है माताजी, विवेक, ये तस्वीर लखनऊ के नवाबों को देखनी चाहिए। इनका उत्साह, इनकी जागरूकता, बिल्कुल मैं यही दिखा रहा हूं कि आप व्हील चेयर पर आई हैं। और इनके जो बेटे हैं वो बता रहे थे कि जो भी मतदान होता है, जब भी वोटिंग होती है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, वो मतदान करने के लिए हमेशा आते हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इनके बेटे से बात करूं। आप बता रहे थे कि हर जो भी मतदान होता है, वो चुनाव होता है, मतदान करने के लिए आती हैं? जी, हमेशा ये
इनफैक्ट हमारे पिताजी 2 साल पहले नहीं रहे, तो पहले तो वही प्रोत्साहित करते थे हम लोग को आने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर माता जी आज कल इन्होंने हमसे खुद ही कहा कि कल कितने बजे चलना वोट करते हैं, तो हम लोग इनके साथ आए हैं, सबके साथ, माता जी के साथ। तो ये एक देखिए, ये उत्साह बढ़ाने वाली है। और जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, आलसी हैं, उनको घरों से निकलना चाहिए कि वो देखें कि किस तरह से लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और बेहद खूबसूरत तस्वीर आपने ये दिखाई। लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं और वो ऐसी तस्वीरें दिखाकर, आप भी अगर लखनऊ में रहते हैं तो वोट डालिए। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और नवाब अगर वोट डालने भी जाएं तो बेहद अच्छी बात है। संजय जी, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं अभी बता रहा था कि इस चुनाव को आप 2007 और 2012 से कंपेयर नहीं कर सकते कि बीजेपी के पास 2007 और 2012 में कोई फेस नहीं था। 2014 के बाद समीकरण टोटली बदल गए। 2017 का जो वोट था वो मोदी जी के चेहरे पे पड़ा है। 2022 का योगी एक बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं और इनके नाम पे वोट पड़ रहा है। आज आप देखेंगे कि मोदी जी कहीं ना कहीं बैक सीट पे हैं, योगी जी फ्रंट सीट पे हैं। तो जहां रहा मायावती जी के बाद, तो मायावती जी के पास जो 20 से 21% जो उनका कोर वोट बैंक था वो थोड़ा सा खसकता हुआ नजर आ रहा है और खिसक गया है। अगर 2019 का चुनाव देखें या 2017 के चुनाव देखेंगे, उसका कारण है कि जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है उसके लाभार्थी मैक्सिमम ये लोग हैं जो इनके वोट बैंक थे। दूसरा ये है कि ये बहुत ही एग्रेसिवली नहीं जा रही है। अभी भाई साहब बता रहे थे कौशिक जी कि ये इनको यही नहीं पता कि इनका मुकाबला किससे है। आपको अगर पता नहीं आपका कंपटीशन कौन है तो आप उसके हिसाब से नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे, जिससे जो मतदाता वो भ्रमित हो जाता है और वो अपने हिसाब से वोट करता है जो उसको उस समय अच्छा लगता है। तो हमें लगता है हमारे समीकरण के हिसाब से, हमारे गणित के हिसाब से ये जो इनका वोट बैंक है ये बीजेपी की तरफ खसक और एक दिलचस्प बात आपने यहाँ पर कही है कि योगी जी का चेहरा इस वक्त मैदान में है, मोदी जी का नहीं। इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से तमाम लोकतंत्र की बेहद उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, तमाम अपडेट दे रहेंगे।